बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोका सिविल्स में। आज हम लोग आगे देखेंगे शिक्षण शास्त्र में, हिंदी के शिक्षण शास्त्र में। अभी तक हम लोगों ने भाषा, भाषा अधिगम, भाषा अध्ययन और चीज़ें हमने जानी। मातृभाषा क्या होती है, सेकेंड लैंग्वेज क्या होती है जिसको हम टारगेट भाषा कहते हैं, स्वाभाविक भाषा अर्जन भाषा अधिगम के बीच क्या अंतर थे वो हम लोगों ने जाना। आज हम लोग देखेंगे कि भाषा के विविध रूप के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। अब आज उनकी विधियों के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं आज हम लोग भाषा की शिक्षण विधि क्या है, वो शिक्षण विधि, यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं, कौन कौन सी प्रमुख विधियाँ हैं जो हमको पढ़नी है। पहली विधि आप देखेंगे व्याकरण विधि, जो पूछता है कि व्याकरण विधि क्या होती है। दूसरी है व्याकरण अनुवाद विधि और तीसरी प्रत्यक्ष विधि, चौथी सम्मिश्रण विधि, पांचवी संप्रेषण विधि, देखिए संप्रेषण परक विधि क्या होती है, और छठवीं आप देखेंगे आगमन विधि जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, और सातवां है निगमन विधि क्या होते हैं। इस क्रम में हम आज पहली विधि जानते हैं व्याकरण विधि। व्याकरण विधि क्या होता है तो आप देखेंगे यह विधि 19वीं शताब्दी के अंत तक परंपरागत यानी ट्रेडिशनल और मान्य विधि के रूप में प्रचलित रही। इस विधि के अंतर्गत किसी भी भाषा के, अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया जाता है और क्या किया जाता है, याद कराया जाता है। क्या कराया जाता है, सिखाया जाता है और याद कराया जाता है। क्या, व्याकरण विधि के अंतर्गत किसी अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया जाता है और क्या कराया जाएगा, याद कराया जाता है। इसके बाद जो शब्द संयोजन होंगे, शब्द संयोजन और व्याकरणिक नियमों के आधार पर क्या कराए जाएंगे, निरंतर अभ्यास कराए जाएंगे। आप देखेंगे क्या है कि इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा को नियमों के कुछ शब्दों के साथ सिखाया जाए या याद कराया जाए, या दूसरा जो क्या है इसमें शब्द संयोजन और व्याकरणिक नियमों के आधार पर क्या कराया जाए, अभ्यास कराए जाते हैं, वह क्या कहलाते हैं, व्याकरण विधि। समझ में आया। दूसरी विधि क्या है, व्याकरण अनुवाद विधि। यह विधि देखेंगे आप तो 19वीं शताब्दी के अंत तक परंपरागत ढंग से, ट्रेडिशनल ढंग से एक मान्य विधि के रूप में क्या थी, प्रचलित रही। क्या रही, प्रचलित रही। आप देखेंगे तो इसमें व्याकरण और अनुवाद दो विधियां परस्पर क्या है, संयोजित है। कहता है कि इसमें व्याकरण और अनुवाद जो है यह दो विधियां परस्पर एक दूसरे से क्या है, संयोजित है, जुड़ी हुई हैं। मतलब अगर किसी भी भाषा को अनुवाद करना है अन्य भाषा का तो उसके लिए क्या है, उस भाषा का व्याकरण जरूरी है, तभी आप उसका क्या कर पाएंगे, अनुवाद कर पाएंगे। इस विधि में बच्चे जो है, जो प्रमुख बच्चों के रूप में क्या है, इस विधि में बच्चे जो है लक्ष्य भाषा पढ़ना लिखना तो सीख लेते हैं परंतु बोलने के ज्यादा अवसर नहीं मिलते। क्या होता है, लिखना पढ़ना तो सीख जाता है, लक्ष्य भाषा क्या है, आपको मैंने बताया कि मातृभाषा क्या है और लक्ष्य भाषा क्या है। यानी बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसके द्वारा जो दूसरी भाषा सीखी जाती है, जो टारगेट लैंग्वेज होती है, उसका व्याकरण वो तो सीख जाता है, व्याकरण अनुवाद भी सीख जाता है, लिखना भी सीख जाता है, परंतु बोलने के कम अवसर मिलते हैं। क्यों कम मिलते हैं, इसको ऐसे समझते हैं, बच्चा जिस पृष्ठभूमि से आया है लगभग वो हिंदी क्षेत्र है, हिंदी क्षेत्र से आता है। यदि वो हिंदी क्षेत्र से उत्तर भारतीय है तो वो इंग्लिश को लिखना तो सीख जाता है, इंग्लिश के व्याकरणों को सीख जाता है, व्याकरण अनुवाद भी सीख जाता है, परंतु उसे बोलने का अवसर कहाँ मिलेगा, वो उसका ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वार्तालाप संवाद की स्थिति में आएगा तो फिर वो कहाँ आएगा, फिर उसे मदर टंग में अपनी मातृभाषा में आना पड़ता है। ठीक है। अब केरल का बच्चा हो तो उसे इंग्लिश आती है, वो उसकी फर्स्ट है, उसकी फर्स्ट लैंग्वेज है, लेकिन सेकेंड लैंग्वेज में वो भी उसका व्याकरण अनुवाद भी सीख लेता है, लेकिन बोलने के लिए कहीं उसका उपयोग उसका कम बोलता है, मतलब उसका कम उपयोग करता है। ठीक है। दूसरी चीज देख लीजिए, इस विधि में बच्चे को मातृभाषा में अनुवाद के माध्यम से लक्ष्य भाषा, बिल्कुल जो लक्ष्य भाषा होगी, अगर व्याकरण अनुवाद की विधि से सिखाया जाएगा
तो कह रहा है कि मातृभाषा में अनुवाद के माध्यम से। बिल्कुल। अब इंग्लिश है, हिंदी है, अगर इंग्लिश है तो उसको किसमें लैंग्वेज में किसमें कन्वर्ट करेंगे हम कि बच्चे को आसानी से समझ में आए? तो उसकी जो मदर टंग होगी, जो उसकी मातृभाषा होगी, उसमें हम क्या करेंगे, अनुवादित करेंगे ताकि बच्चे को वो बात क्या है आसानी से समझ में आ सके। ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण है इसमें, आइए देखते हैं। अब दूसरी हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष विधि क्या होती है। मेथड में जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें कहीं पे भी मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। बच्चे को जो सिखाया जाता है वो टारगेट भाषा यानी उसकी जो टारगेट लैंग्वेज है उसी को आधार बनाया जाता है, न कि मातृभाषा का। प्रत्यक्ष विधि को ही हम मौखिक भी कहते हैं, मौखिक या वार्तालाप विधि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि आप देखेंगे तो जो व्याकरण अनुवाद की विधि की अनेक सीमाएं हैं। बिल्कुल सही है कि व्याकरण विधि जो है, व्याकरण अनुवाद विधि की अनेक सीमाएं, उन्हीं सीमाओं को कारण प्रत्यक्ष विधि का क्या हुआ, आविर्भाव हुआ, उत्पन्न हुए। इसमें मैंने अभी आपको बता दिया कि क्या है, एक तरीके से मौखिक वार्तालाप विधि भी कहते हैं इसको। इस विधि में शिक्षार्थी मातृभाषा की मध्यस्थता के बिना क्या करता है, अन्य भाषा सीखता है, यानी इसमें मातृभाषा का कोई रोल नहीं होता। क्यों नहीं होता है, मैंने बताया आपको, क्योंकि जो व्याकरण अनुवाद विधि थी उसमें मातृभाषा की जरूरत थी, उसमें सीमा था। क्यों? क्योंकि उसमें उसकी मातृभाषा में सिखाया जाना चाहिए। परंतु मौखिक वार्तालाप विधि में कहीं पे भी मातृभाषा की मध्यस्थता के बिना भी अन्य भाषा सिखाई जाती है और केवल क्या है, लक्ष्य भाषा को ही आधार बनाया जाता है। ठीक है। आइए अगला देखते हैं, सम्मिश्रण विधि क्या है। इस विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के व्यवहारिक पक्षों का क्या है, सम्मिश्रण। भाषा शिक्षण, ये देखिए, इसके अंतर्गत भाषा शिक्षण की जो प्रक्रिया है और जो उसके व्यवहारिक पक्ष हैं उसका जो सम्मिश्रण देखने को मिलता है जिस भाषा में, वह क्या कहलाता है, सम्मिश्रण विधि कहलाती है। जिसमें शिक्षक क्या करता है, भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप और शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर किसी भी विधि का चयन कर सकता है। मतलब यह उस शिक्षक पे डिपेंड करता है कि जब वो शिक्षण कार्य करे, भाषा का शिक्षण करे, तो किसी भी अन्य विधि को क्या कर सकता है, चुन सकता है। ठीक है। अगला देख लीजिए, संप्रेषण परक विधि क्या होती है, कम्युनिकेटिव मेथड क्या है। प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया को और शुद्ध बनाते हुए, मतलब यह एक प्रत्यक्ष प्रक्रिया जो थी, जो हम लोगों ने पढ़ा डायरेक्ट मेथड था, उसी का शुद्धतम रूप है। ठीक है। उसको और क्या किया गया, शुद्ध किया गया। तो उसी को शुद्ध बनाते हुए संप्रेषण परक विधि का विकास हुआ। भाषा प्रयोग सीखने में ही भाषा की संरचना सीखना का, कि भाषा प्रयोग जब हम करेंगे उसी के साथ ही हम भाषा की क्या करेंगे, संरचना भी सीख लेंगे। ठीक है। कि जब भाषा प्रयोग की जाएगी तो उसी के साथ क्या करेंगे, भाषा की संरचना को सीखना। और क्या कहता है, यह स्वाभाविक रूप से भाषा के प्रयोग पर क्या करती है, बल देती है, न कि भाषा की संरचना पर। जो संप्रेषण विधि है वहां से हम क्या करते हैं कि भाषा के प्रयोग पे क्या किया जाता है, अत्यधिक बल दिया जाता है। और यह मेथड क्यों आया, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि का इसको और शुद्ध करते हुए संप्रेषण परक विधि लाई गई। इसमें प्रमुख क्या, किस पे जोर दिया गया है, भाषा के प्रयोग पे बल दिया गया है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि भाषा के प्रयोग के साथ ही हम भाषा की संरचना को भी समझ सकते हैं। ठीक है। और संप्रेषण के माध्यम से भी भाषा सीखी जाती है। ठीक है। कोई बहुत बड़ी ऐसी विषय नहीं है। आइए अगला देखते हैं, आगमन विधि। यहां से प्रश्न बनेंगे कि संप्रेषण विधि के माध्यम से जैसे प्रश्न बनेंगे, पूछेगा कि कौन सी प्रक्रिया के माध्यम सीखा गया, तो उन प्रक्रिया में क्या दिया जाए, ध्यान से सुन लीजिए। जिस शिक्षण प्रक्रिया में यानी भाषा सीखने के दौरान केवल भाषा के प्रयोग पे बल दिया गया होगा वह संप्रेषण परक विधि होगी। ठीक है। ध्यान दीजिएगा इन सब बातों का। जहां पे व्यवहारिक पक्षों का और भाषा शिक्षा का दोनों का अगर मिला जुला स्वरूप देखने को मिलेगा तो वह सम्मिश्रण विधि है। जहां पे ग्रामर का कोई रोल नहीं है, मातृभाषा का कोई रोल नहीं है, जरूरी नहीं मातृभाषा में सीखा जाए, तो वह प्रत्यक्ष विधि की बात करता है। ध्यान से समझिएगा सारी चीजों को। आइए आगे देखते हैं, आगमन विधि क्या होती है। आगमन विधि यहां से हर बार प्रश्न बनते हैं, समझिए आगमन विधि क्या कहता है। आगमन विधि का मतलब होता है कि पहले संज्ञा का उदाहरण दीजिए, फिर क्या करिए आप,
संज्ञा की परिभाषा दीजिए। यानी उदाहरण से नियम की तरफ बात कर रहा है। कहां से बात कर रहा है आपको? उदाहरण से नियम की तरफ। समझिए, कह रहा है कि उदाहरण से नियम की तरफ चलिए। यानी यदि किसी बच्चे को हमको संज्ञा के बारे में बताना है तो उसे पहले संज्ञा का उदाहरण बताइए, फिर उसकी परिभाषा बताइए। यह कौन सी विधि कहलाती है? आगमन विधि। यानी उदाहरण से नियम की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर, न कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्या है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जान लीजिए कि यहां से प्रश्न हर बार बनते हैं और बिल्कुल आपको ध्यान देने की जरूरत है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। समझ गए आप लोग कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, उदाहरण से नियम की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर। अर्थात मैंने बताया आपको कि यदि हमें सर्वनाम के बारे में बात करनी हो, संज्ञा के बारे में अगर पढ़ाना हो, तो हमें क्या करना है? उसके पूर्व उसका उदाहरण देके उसकी परिभाषा को क्या करना है? व्याख्यात करना है या बताना है। चलिए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं निगमन विधि क्या है। बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से भी प्रश्न बनते हैं। निगमन विधि आप देखेंगे तो निगमन विधि क्या कहती है कि नियम से उदाहरण की ओर। यह कह रहा है कि यदि किसी लड़के को आपको सवाल बता रहे हैं तो उसके पहले उसको नियम बता दीजिए, फिर उदाहरण बताइए, न कि उदाहरण से नियम। यदि उदाहरण से नियम की बात करेगा तो आगमन विधि, निगमन विधि इसका विपरीत बात करता है और यह सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। यह क्या जाता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। उदाहरण जैसे पहले परिभाषा बताना, फिर उसके बाद उदाहरण और फिर प्रश्न हल करवाना। समझ गए? अब आइए जीन प्याजे को लेकर इन्होंने क्या कहा है या जानते हैं। जीन प्याजे ने इन्होंने कहा कि बच्चा अहम केंद्रित बात करता है। बच्चे खुद से क्या करते हैं? बात करते हैं। ठीक है, बच्चा खुद से बात करता है। दूसरी चीज, जीन प्याजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना है। जीन प्याजे कहते हैं कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होगा कि नहीं होगा, इसके लिए भाषा क्या है? जरूरी नहीं है। यानी क्या कहा उन्होंने कि जीन प्याजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना है। जीन प्याजे क्या कहते हैं कि अहम केंद्रित बात करते हैं वो। दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण बात की कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है वह प्रभावी नहीं होता, उसको प्रभाव नहीं डालता कौन? भाषा। जरूरी नहीं है कि अगर उसकी भाषा का विकास हो तभी उसका संज्ञानात्मक विकास हो। समझ गए बात को? दूसरी चीज, अहम केंद्रित वाक्य क्या होता है? देखो कह दिया है कि बच्चा खुद से बोल बोल के क्या करता है? बातें करता है। और वो किस उम्र में करता है? 2 से 6 वर्ष। 2 से 6 वर्ष की उम्र में बच्चा क्या करता है? खुद से बातें करता है। या समझ गए बात को आप कि संज्ञानात्मक विकास में बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता क्या? भाषा। जीन प्याजे के ये दो हैं जो हर बार आपको प्रश्न में मिलेंगे। जीन प्याजे, यहां से जो प्रश्न बनते हैं कि बच्चा अहम केंद्रित वाक्य करता है। अहम केंद्रित क्या है? देखिए हमने यहाँ पे लिख के आपको बता दिया है कि 2 से 6 वर्ष। कौन सा? 2 से 6 वर्ष का जो बच्चा होता है वो खुद से बोल बोल के क्या करता है? बातें करता है। आप देखते होंगे। और भाषा एवं विचार, प्याजे और क्या कहते हैं? भाषा एवं विचार, उनका क्या है? सिद्धांत क्या था कि जीन प्याजे कहते हैं कि पहले क्या आया? विचार आए, फिर क्या आई? भाषा आई। इसीलिए तो उन्होंने कहा यहाँ पे कि भाषा संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। ये कहते हैं कि पहले क्या आया? विचार। विचार पहले और भाषा क्या है? बाद में। यहां से भी प्रश्न बनते हैं हर बार। यानी ये कहते हैं कि विचार पहले आया और भाषा बाद में आई। ठीक है, समझ गए? भाषा एवं विचार को लेकर इन्होंने जो सिद्धांत दिया प्याजे ने, उन्होंने कहा कि भाषा क्या है? बाद में आती है और विचार पहले आते हैं। और जीन प्याजे ने कहा कि विचार से ही क्या आती है? भाषा आती है। और विचार भाषा को क्या करता है? सुनिश्चित भी करता है। उनका कहने का मतलब है कि पहले विचार आएगी, फिर क्या आएगा? भाषा आएगी, और विचार ही भाषा को क्या करेगी? सुनिश्चित करेगी। उसका क्रम क्या करेगी? सही करेगी। इसमें अब आते हैं, देखिए 2 लोगों के बारे में, जीन प्याजे और वागस्की से लेके बहुत ही ज्यादा प्रश्न पेडागॉजी में आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं कि वागस्की ने क्या कहा, ये जीन प्याजे ने कहा। जीन प्याजे ने क्या कहा? एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए
कि बच्चा अहम केंद्रित वाक्य करता है, यानी 2 से 6 वर्ष का बच्चा जो है अहम केंद्रित वाक्य करता है। अब हम आपसे यहाँ से प्रश्न पूछते हैं कि अब बाल या कौन सी बाल अवस्था होगी, सॉरी यह विकास की कौन सी अवस्था होगी, जो हमने बांटा है अवस्थाओं को कि प्रसव पूर्व अवस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, तो ये कौन सी अवस्था है। ठीक है, 2 से 6 वर्ष की आयु का बच्चा किस अवस्था में आएगा, आइए देखते हैं। तो उन्होंने कहा अहम केंद्रित वाक्य करता और संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि विचार पहले आया, भाषा बाद में आई, और विचारों के द्वारा ही भाषा को सुनिश्चित किया जाता है। चलिए आइए देखते हैं लेव-वागस्की को लेके। उन्होंने कहा भाषा संज्ञानात्मक विकास के लिए नहीं, और विचार पहले आते हैं, भाषा बाद में। और इन्होंने कहा, इनका मानना था कि नहीं, भाषा बच्चा अपने परिवेश से सीखता है। पहली बात कि भाषा जो है, भाषा को लेकर इन्होंने क्या कहा कि अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए जब बच्चा अपने परिवेश से इंटरेक्ट होता है, उसके साथ ही वो भाषा क्या करता है, सीखता है। यह मानते हैं कि बच्चा जो है अपने समाज से क्या करता है, जब इंटरेक्ट होता है, अंतःक्रिया करता है, तो वो क्या करता है, भाषा सीखता है। और प्याजे ने क्या कहा कि नहीं, पहले विचार आएंगे फिर भाषाएं आएंगी। दूसरा, इनके अनुसार निजी भाषा बालक को संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। बिल्कुल सही, लगभग। उन्होंने कहा कि इनके अनुसार जो निजी भाषा होती है, जो प्राइवेट स्पीच होती है बच्चों की, वो क्या करती है, उनके संज्ञानात्मक विकास में क्या होती है, सहायक होती है। और उन्होंने क्या कहा कि भाषा संज्ञानात्मक विकास में सहायक नहीं होती। और इन्होंने क्या कहा कि जो उसकी निजी भाषा होती है बच्चे की, जो बच्चा खुद से बात करता है, चाहे उसकी जो भी निजी भाषा होती है, वो संज्ञानात्मक विकास के लिए क्या 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 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन्होंने क्या कहा कि भाषा मानव का एक सर्वश्रेष्ठ यंत्र है। लैंग्वेज इज ए टूल। यह क्या कहते हैं, यहां से यह बात समझी जा सकती है कि भाषा क्या है, एक यंत्र है। उन्होंने कहा कि मानव के लिए जो भाषा होती है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है, यंत्र है, यानी लैंग्वेज इज ए टूल। उन्होंने कहा कि भाषा क्या है, एक यंत्र है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। समझिए ये बात को। इनके मुताबिक भाषा क्या है, एक यंत्र है, जिसके माध्यम से हम किसी को समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, अपनी समझ को बेहतर कर सकते हैं। आइए, और इसी सिद्धांत को, लेव-वागस्की के इसी सिद्धांत को हम क्या जानते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये इनका कौन सा सिद्धांत है, यह जान लीजिए आप लोग। लेव-वागस्की का यह कौन सा सिद्धांत पढ़ रहे थे आप, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, क्योंकि उसी की बात की है इन्होंने पूरी तरीके से कि बच्चा क्या करता है, जब परिवेश से सीखता है, अंतःक्रिया करके सीखता है, निजी भाषा उसके संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, और भाषा जो है मानव का क्या है, एक सर्वश्रेष्ठ यंत्र है, यानी लैंग्वेज इज ए टूल। और लेव-वागस्की का सिद्धांत को हम किसके नाम से जानते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। समझ गए यहां तक। आइए और देखते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भाषा के 3 महत्वपूर्ण इन्होंने बताए थे, क्या था वो जान लेते हैं। और देखिए, अंतरीकरण क्या होता है, बालक बाहरी वातावरण के अवलोकन को अपने भीतर क्या करता है, आत्मसात करके सीखता है, और यह संज्ञानात्मक विकास व भाषा दोनों में सहायक होता है। यह महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण कि संज्ञानात्मक एवं भाषा दोनों के विकास में बच्चा क्या करता है, अपने पर्यावरण से सीखी हुई चीज को अंतरीकरण करता है, यानी उसको अपनी अंतरीकरण में क्या करता है, उसको आत्मसात करता है। जो किसके लिए महत्वपूर्ण है, किसके लिए महत्वपूर्ण है, भाषा के लिए भी एवं किसके लिए, भाषा के लिए और उसके संज्ञानात्मक विकास के लिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बच्चा जो अपने पर्यावरण से सीखता है, परिवेश से सीखता है, उसको आत्मसातीकरण करता है, यानी आत्मसात करता है, उसके बाद क्या करता है, उसका प्रयोग करता है, चाहे वो तो किसके लिए महत्वपूर्ण है, भाषा के पक्ष से भी महत्वपूर्ण है और उसके संज्ञानात्मक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। आइए, अब क्या है सिद्धांत में भाषा के 3 महत्वपूर्ण पक्ष क्या है। सामाजिक वाक्य, वह कहते हैं कि कौन सा वाक्य करता है,
अहम केंद्रित वाक्य, और यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, सामाजिक वाक्य सोशल स्पीच कितने वर्ष में, 2 वर्ष की उम्र में, निज वाक्य प्राइवेट स्पीच 3 से 6 वर्ष की उम्र में, और आंतरिक मौन वाक्य 6 वर्ष के बाद बच्चा करता है। बच्चा सामाजिक वाक्य क्यों, सामाजिक वाक्य क्यों कहा जा रहा है, जबकि हमारे यहाँ सामाजिक प्यादे ने कहा कि सामाजिक ऐसा नहीं होता, इन्होंने कहा नहीं। कब सीखने लगता है बच्चा, जब अपने परिवेश से इंटरेक्ट करता है तो सीखता है। यानी बच्चा सामाजिक व सोशल स्पीच का 2 वर्ष की उम्र में, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जान लीजिए। और जो प्राइवेट स्पीच है वो 3 से 6 वर्ष की उम्र में, और आंतरिक मौन वाक्य जो होगा, साइलेंट इंटर स्पीच जो होगी, इनर स्पीच होगी, वो 6 वर्ष के बाद होगी। ठीक है, आंतरिक मौन वाक्य इन्होंने कहा कि 6 वर्ष के बाद, और उन्होंने क्या कहा कि बच्चा इसी से सीखता है, अहम केंद्रित वाक्य से ही सीख जाता है। विचार पहले आते हैं, भाषा बाद में आती है। समझ गए बात को, भाषा और विचार को लेके इनका क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। भाषा और विचार को लेके इन्होंने क्या कहा, उनका भी भाषा से संबंधित था और भाषा और विचार से भी संबंधित वाक्य था। यह कहते थे कि भाषा और विचार दोनों स्वतंत्र आयाम, एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र हैं। अब उन्होंने स्वतंत्र नहीं कहा, बल्कि उन्होंने क्या कहा था कि विचार पहले और भाषा बाद में। और यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि शुरुआती सालों में भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक समय के बाद मिल जाते हैं। यानी शुरू में पहले चरण में जब होता है तो ये दोनों स्वतंत्र होते हैं, परंतु कुछ समय बाद, एक तय सीमा के बाद क्या हो जाते हैं, ये दोनों एक हो जाते हैं। यह बात समझ में आ गई आपको। यहाँ से हर बार प्रश्न बनते हैं प्याजे से और वागस्की से, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग जरूर से जरूर 1 बार 2 बार 3 बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब यहाँ से आप लोग इसका उत्तर दीजिए कि जिज्ञासा पहली को करते हुए, एक पहेली है, पहली नहीं है, पहेली है, एक पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़्मा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिसमें यह जूता पूरा बन जाता है, जिससे यह जूता पूरा बन जाता है। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं, व्यक्तिगत वार्ता, पाठ यानी ढांचा की बात। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, पाठ के बारे में पूछता है, ढांचा की बात, वो ढांचागत बात कर रही है, जोर से बोल रही है, आत्म केंद्रित बात कर रही है। कौन सा वार्ता होगा, तो आप लोग देखेंगे कौन सा वार्ता होगा। यहां से आप देखिए तो कौन सा वार्ता होगा, बताइए आप लोग, कौन सा वार्ता होगा, व्यक्तिगत वार्ता, क्योंकि व्यक्तिगत वार्ता उन्होंने कही थी। और कितनी उम्र के बाद, 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद। हम फिर बता दिया आपको, आत्म केंद्रित वार्ता यानी प्याजे की बात कर रहा है, ना कि वाइगोस्की की बात कर रहा है। जोर से बोलने के लिए दोनों लोगों में कोई बात नहीं, पाठ की बात है, तो यानी एलिमिनेट कर दो, यहाँ पे 2 ही बात हो रही है, खुद से बात कर रही है, लेकिन वाइगोस्की के सेंस में बात कर रही है, तो यानी वो व्यक्तिगत वार्ता कर रही है। समझिए बात को, न कि आत्म केंद्रित वार्ता। समझ गए आप लोग। आइए अब नोम चॉम्स्की को देखते हैं, यहां से भी प्रश्न बनते हैं, यहां से प्रश्न बनते हैं। मैंने बताया आपको कि LAD, यह कहते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के रूप में मनुष्य काम करता है। क्या है, नोम चॉम्स्की क्या कहते हैं कि प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति क्षमता के साथ पैदा होता है। उनका यह मानना है कि बच्चे में यह कैपेबिलिटी है, यह क्षमता है, यह जन्मजात क्षमता है कि वह क्या करे, भाषा को सीख ले, उसको सिखाना नहीं पड़ता है, बल्कि बच्चा क्या है, खुद यह सीखता है। किसके हिसाब से, इसको जन्मजात यह शक्ति है, यह कैपेबिलिटी है, यह कहते हैं कि इनर एबिलिटी टू एक्वायर द लैंग्वेज, ये उसके अंदर आंतरिक क्षमता है कि जिसके माध्यम से बच्चा भाषा सीखता है, जिसे भाषा अर्जन यंत्र कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, भाषा अर्जन यंत्र, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के रूप में काम करता है। यानी वो उसके पास क्या है, यह जन्मजात शक्ति है। और यह कौन कहता है, नोम चॉम्स्की, याद रखिएगा, नोम चॉम्स्की कहते हैं। और विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण से संबंध है, जिसे समझने में भाषा अर्जन यंत्र हमारी सहायता करता है। बिल्कुल, वो कहे कि संसार में जितनी भाषाएं हैं उस सब भाषाओं का एक ही व्याकरण है, कह रहे हैं यूनिवर्सल ग्रामर की बात कर रहे हैं।
यूनिवर्सल ग्रामर से संबंध है। और उसको समझने में किसकी भाषा, किसका प्रयोग करते हैं हम, लैंग्वेज डिवाइस की, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हमारी क्या करता है, सहायता करता है। भाषा अर्जन यंत्र एलईडी, जो एलईडी होता है 5 साल से तक ज्यादा सक्रिय रहता है। यह संवेदनशील काल होता है भाषा सीखने के लिए। इनके हिसाब से यह कहते हैं कि भाषा सीखने का जो एलईडी होता है वो 5 साल तक उसका एलईडी क्या होता है, बच्चे का सक्रिय होता है। और यही क्या होता है, संवेदनशील काल होता है किसके लिए, भाषा सीखने के लिए। यानी 5 साल के बच्चे के लिए भाषा सीखने का काल संवेदनशील होता है। यह किसने परिभाषित किया था, नाम चॉस्की। अब आइए यहां से भी हम प्रश्न पूछ लेते हैं नाम चॉस्की से भी, कि भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है, प्याजे के साथ, स्किनर के साथ, ब्रूनर के साथ और चॉस्की के साथ। बताइए किसके साथ है, बताइए आप लोग कि किसके साथ है। यहां पे हम बिल्कुल आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बताइए किसके साथ है, किसके साथ, नॉम चॉस्की के साथ। ठीक है, समझ गए आप लोग, नॉम चॉस्की के साथ। आइए आगे देखते हैं हम लोग। नॉम चॉस्की मतलब सीधे सीधी बात समझ जाइए, इनर एबिलिटी टू एक्वायर द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के रूप में काम करता है। 5 साल तक सक्रिय रहता है और यह संवेदनशील काल होता है भाषा सीखने के लिए। और इन्होंने बात की थी यूनिवर्सल ग्रामर की, कि सभी भाषाओं का मूल एक है, एक व्याकरण है। ठीक है, जिसको समझने के लिए हमको एलईडी हमारी मदद करती है, और कुछ बहुत विशेष बातें नहीं थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग देखते हैं भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल की बात कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से भी, इस टॉपिक से भी प्रश्न बनते हैं। भाषा कौशल क्या होता है, यह देखिए ट्रिक है, हमने बता दिया है, जिसको आप लोग याद कर लीजिए। यह ट्रिक क्या है, शुभोपली। किसकी बात कर रहा है, शुभोपली। यानी भाषा कौशल में पहला क्या होता है, सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना, चौथा लिखना। फिर से सुन लीजिए, शुभोपली, याद कर लीजिएगा, शुभोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यह क्रम है, यह भाषा कौशल है, ये ट्रिक है। अब इसमें क्या है, गृहात्मक कौशल कौन कौन सा है और अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन सा है। गृहात्मक कौशल कौन सा है, सुनना और पढ़ना। यह क्या कह रहा है, गृहात्मक कौशल की बात कर रहा है कि ग्रहण करते हैं। और अभिव्यक्तात्मक, जहां पे हम अभिव्यक्त कर रहे हैं खुद को, तो क्या करेंगे हम, या तो क्या करें, बोलेंगे और लिखेंगे, यानी बोलना और लिखना। यह कैसा कौशल है, अभिव्यक्तात्मक, जहां हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं खुद को। तो कैसे करेंगे, या तो बोल के या तो लिख के। और गृहात्मक, जहां ग्रहण करेंगे वहां कैसे करेंगे, या तो क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं या तो पढ़ रहे हैं। समझिए, ग्रहण कर रहे हैं तो सुन रहे हैं या तो पढ़ रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं तो क्या करेंगे, बोल रहे हैं या तो लिख रहे हैं। और भाषा कौशल के लिए मैंने बता दिया शुभोपली, क्या बताया आपको, शुभोपली, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। यह भाषा कौशल का क्या है, मनोवैज्ञानिक क्रम। क्या है, मनोवैज्ञानिक क्रम, ह्यूमन साइकोलॉजी। क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यही उसका क्रम। भाषा के मुख्य चारों कौशल एक दूसरे से क्या है, एकीकृत है, वह अंतर संबंधित हैं। ध्यान से समझिए कि भाषा के जो मुख्य चारों कौशल हैं वो सभी एक दूसरे से क्या है, अंतर संबंधित हैं। ऐसा नहीं कि दोनों सब अलग अलग है, एक स्वतंत्र आयाम नहीं, ये सब एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, मैंने बता दिया था आपको। और एक चीज और देख लीजिएगा इसमें जो महत्वपूर्ण है कि बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल, वो मैंने आपको यहीं पे बता दिया। भाषा कौशल शुभोपाली क्रम में सीखे जाते हैं, परंतु केवल इसी क्रम में सीखे जाते हैं ऐसा नहीं। ठीक है,
इस क्रम में हम भाषा कौशल को अपने निखार सकते हैं, स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, सुनने में, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में। परंतु यही क्रम हो जरूरी नहीं, हो सकता है कोई पहले बोले तो कोई यह क्रम नहीं है कि भाषा कौशल इसी क्रम में सीखा जाए, या कोई व्यवस्थित क्रम नहीं कि इसी में उसका विकास होगा। हो सकता है कि वो लिखना पहले जान जाए, पढ़ना बाद में जाने, बोले बाद में, सुनने तो सुन तो रहा ही है, तो जरूरी नहीं। ठीक है, विकास कैसे भी हो सकता है भाषा कौशल का। आइए देखते हैं, आइए देखिए पहले कौशल में क्या क्या है, कैसे हम करवाएंगे। भाई आप एक अच्छे शिक्षक होंगे तो शिक्षण कार्य कैसे करेंगे। देखिए सुनने में हम भाषा कौशल में क्या करेंगे, बच्चों को सुनने का क्या करेंगे, मौका देंगे। क्या करेंगे, बच्चों को आप देखेंगे कि बच्चों को सुनने का क्या करेंगे, हम मौका देंगे। दूसरी चीज, बच्चों से शब्दों का क्या करेंगे, उच्चारण करवाएंगे, ताकि जो उनकी वर्तनीय शुद्धियां हो वो क्या हो, सही हो जाएं। और कहानी व कविता सुनेंगे। बोलने में क्या करेंगे, बोलवाना हो जो बच्चों को कि नहीं लाउड हो, तो आप क्या करेंगे, बच्चों के लिए कविता का पठन करवाइए, संवाद कर सकते हैं, मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं, बच्चों से किसी भी विषय पर टिप्पणी करने को कह सकते हैं। ठीक है, पढ़ने में क्या है, पढ़ने के कौशल को वाचन भी कहा जाता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाचन मतलब पढ़ना, यह जान लीजिए, वाचन भी कहते हैं, या वाचन भी है, यानी पढ़ने के कौशल को वाचन भी कहा जा सकता है। कैसा कैसा वाचन हो सकता है, साइलेंट रीडिंग हो सकती है या लाउड। भाई आप देखेंगे या तो साइलेंट रीडिंग हो या तो लाउड हो, यानी सस्वर पाठन हो, या क्या कर सकते हैं, शांत ढंग से पढ़ सकते हैं। और आप देखते हैं कि जब हम छोटे थे तो चिल्ला चिल्ला के पढ़ते थे, क से कबूतर, ख से खरगोश, है ना। कुछ लोग हैं तो साइलेंट रीडिंग करते हैं, आज भी बहुत सारे बच्चे होंगे, स्टूडेंट हैं जो साइलेंट रीडिंग करते हैं पढ़ते वक्त। कुछ लोग सस्वर करते हैं, सस्वर करने से अच्छा होता है, ताकि हमारी क्या होती है, जो वर्तनीय अशुद्धियां होती हैं वो उसमें क्या होती है, दूर होती हैं। आइए देखते हैं। देखिए साइलेंट रीडिंग मैंने बताया आपको क्या, मौन पठन या सस्वर पठन, दोनों में अंतर क्या होता है ये जान लेते हैं। प्रश्न पूछता है, मौन पठन से बच्चों का क्या होगा, ध्यान बेहतर होगा, और सस्वर से मैंने क्या कहा, उच्चारण अच्छा होगा। और यहाँ पे देखिए तेजी से क्या करेगा बच्चा, पढ़ सकेगा। यहां से अगर मौन पठन कर रहा है तो बच्चा तेजी से पढ़ सकता है और ज्यादा विषय पढ़ सकता है। सस्वर पठन से क्या आता है, रस भी आता है, और सुनने और बोलने का कौशल बेहतर होगा। तो सबके अपने क्या हैं, अपने बेनिफिशियरी, अपने अपने लाभ हैं। सस्वर पाठन करोगे तो बच्चे का उच्चारण अच्छा होगा, सुनने और बोलने का कौशल बेहतर होगा। सस्वर पाठन से रस भी आता है। यहाँ पे हम देखेंगे तो मौन पठन से बच्चों का ध्यान बेहतर हो रहा है, तेजी से पढ़ सकेगा, ज्यादा विषय पढ़ सकेगा। ठीक है, अब लिखने संबंधित क्या है, सुबोपॉली पढ़ ही रहे थे आप, सुनना बोलना हो गया, पढ़ना हो गया। अब लिखने से संबंधित क्या है, अध्यापिका बच्चे की वर्तनी की अशुद्धियों को ठीक कराने के लिए श्रुत लेख का प्रयोग करेगी। किसका प्रयोग करेगी, श्रुत लेख। और लेखन के प्रकार कितने होते हैं, 3। लेखन के प्रकार कितने होते हैं, 3। कौन कौन से हैं, सुलेख यानी सुंदर लेख, श्रुत लेख यानी वर्तनी की अशुद्धियां दूर करना, श्रुत लेख अर्थात वर्तनी की अशुद्धियों को दूर। अच्छा ये पूछ सकता है, सुंदर लिखने के लिए कौन सा लेखन होगा, तो सुलेख। ध्यान समझिए, अगर सुंदर लिखने की बात हो रही है तो कौन सा लेख होगा, सुलेख। और यदि वर्तनी की अशुद्धियां दूर करनी है तो कौन सा लेख होगा, श्रुत लेख। क्या होगा, श्रुत लेख। और अक्षरों का अनुरेक्षेप ट्रेस करना होगा तो कौन सा होगा, अनुलेख। कौन सा होगा, अनुलेख। यानी लेखन कितने प्रकार के होते हैं, लेखन कौशल 3। कौन कौन से, सुलेख, श्रुत लेख और अनुलेख। समझ गए बात को। और पढ़ना, पढ़ने का कौशल यानी वाचन का कौशल कौन कौन सा होता है, मौन पठन और सस्वर पठन, लाउड रीडिंग और साइलेंट रीडिंग। चलिए आइए आगे देखते हैं। आइए भाषाई विकार, यह हमने हर बार आपको बताया कि कुछ डिसेबिलिटीज भी होती हैं। क्या है वो भाषाई विकार, लैंग्वेज डिसेबिलिटीज क्या है, आइए देखते हैं, जिसको हमने आपको बताया है सीडीपी की क्लास में। वह क्या है, आइए जानते हैं। अफेसिया, पूछता है कि अफेसिया क्या।
जो भाषाई विकार होते हैं उनमें जो प्रमुख हैं भाषा में, जहां हमको भाषा समझने में दिक्कत हो, भाषा लिखने में दिक्कत हो, तो ऐसे जो विकार हैं उनको किन नामों से जाना जाता है, आइए देखते हैं। पहला, अफेसिया के कारण सुनने, समझने और बात करते समय भाषा के उपयोग में समस्या आती है। यह पूछता, यह 1 नंबर का प्रश्न डिसेबिलिटीज में हिंदी में भाषाई विकार में तय, बिल्कुल तय। अफेसिया क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति या बच्चा अफेसिया से जूझ रहा है तो उसके कारण वो सुन नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा और बात करते समय भाषा का प्रयोग नहीं कर पाएगा। और डिसलेक्सिया क्या होती है? पढ़ने व लिखने की जो समस्या आती है, यानी पठन अक्षमता। क्या है? पठन अक्षमता की बात कर रहा है कि यहां पढ़ने व लिखने में क्या है, समस्या है, तो वो क्या है? डिसलेक्सिया। अब इसका देखिए प्रश्न, पठन वैकल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? न्यून अवधानसिक विकार है, अपसारी चिंतन है, पढ़ने में क्या है? धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता है, एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना। इसमें क्या होगा आप लोग बताइए, इसका उत्तर बताइए। न्यून अवधान की बात कर रहा है, पठन वैकल्य, अभी हमने बताया पठन वैकल्य पढ़ने व लिखने की समस्या, तो क्या होगा? अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहित है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। न्यून अवधान बिल्कुल भी नहीं, आप देखेंगे तो कोई बात नहीं, ये भी नहीं है। एक ही गति विषय को, नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्या होगा? धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। अब शिक्षण को त्रिआयामी किसने बताया था? जॉन डीवी ने बताया कि जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है वो त्रिआयामी होती है। उसमें प्रमुख क्या होते हैं, आइए देखते हैं जॉन डीवी ने क्या कहा है। दूसरा छात्र, तीसरा विषय वस्तु। यानी शिक्षण प्रक्रिया क्या है? त्रिआयामी, 3 डायमेंशन, इसके 3 आयाम। उन 3 आयामों में कौन कौन सा आप देखेंगे तो अध्यापक, छात्र और विषय वस्तु। यह किसने बताया? जॉन डीवी ने बताया, और इनसे यही प्रश्न बनते हैं। शिक्षण सूत्र क्या है आप देख लीजिए। टीचिंग क्या है? टीचिंग फार्मूलास क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और सरल से जटिल की ओर। यही शिक्षण प्रक्रिया होनी चाहिए, यही फार्मूलास होने चाहिए। फिर से सुन लीजिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर। ठीक है, यह है क्या है? शिक्षण सूत्र है कि ज्ञात से बच्चों को किधर की तरफ ले जाना है? अज्ञात की तरफ। मूर्त से अमूर्त चिंतन की तरफ अग्रसर करना है, सरल से जटिल की ओर, है ना। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नहीं। समझ गए बात को? मूर्त से अमूर्त की तरफ। चलिए अब देखते हैं शिक्षक सहायक सामग्री है कुछ जिनसे प्रश्न बनते हैं, वो क्या है प्रमुख, आइए देखते हैं। शिक्षण सहायक आप देखते भी होंगे, आपके आसपास आप सभी लोग पढ़ते होंगे, पढ़े होंगे, तो देखेंगे क्या क्या प्रमुख है। यहीं पे देख लीजिए, दृश्य सामग्री है ना, यह है ना जो ब्लैक बोर्ड का भी काम कर रहा है और टेलीविजन का भी काम कर रहा है, दृश्य सामग्री है कि नहीं। दूसरा श्रव्य सामग्री में जैसे चार्ट है, श्रव्य सामग्री में रेडियो है, जैसे आप हमको सुन रहे हैं माइक्रोफोन के द्वारा, अपने साउंड के द्वारा, तो वो क्या है? रेडियो है। दृश्य और टीवी है, जहां पे दोनों हो, रेडियो है, श्रव्य सामग्री है, केवल दृश्य नहीं है, और दोनों एक साथ हो तो क्या है? टेलीविजन है, टीवी है। क्रिया सामग्री फील्ड ट्रिप है, क्रिया सहायक सामग्री अगर हो तो क्या है? फील्ड ट्रिप है। समझ गए बात को? कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं। ये टीचर्स जो लर्निंग मटेरियल्स हैं, टीचर लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्री और भी हो सकती हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हम प्रश्न है, देखिए आपके सामने कि शिक्षण सहायक सामग्री का क्या प्रयोग है। तो शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग शिक्षण को और ज्यादा क्या करना? रुचिकर बनाना। प्रमुख कार्य क्या होता है शिक्षक सामग्री का? कि शिक्षण कार्य को और रुचिकर बनाने के लिए तथा प्रभावी बनाने के लिए क्या है? आप देखेंगे स्वाभाविक भागीदारी सक्रिय बनाने के लिए क्या किया जाता है? किया जाता है। अब प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में है क्या? सहायक है, बाधक है, निरर्थक है, अनुपयोगी है? बताइए आप लोग क्या होगा? बिल्कुल सहायक होगा भाई।
बिल्कुल सहायक होगा। प्राथमिक स्तर का बच्चा है तो उसकी पुस्तक में कार्टून होगा, क्या होगा, वो उसके प्रति क्या होगा भाई, आकर्षित होगा कि नहीं होगा, उसके लिए क्या है, वो डल तो नहीं होगा ना। तो यानी क्या है, सहायक है, बाधक बिल्कुल भी नहीं है, अनुपयोगी है ही नहीं। अगर उसके विषय में है तो अनुपयोगी कैसे होगी, अगर उसके विषय वस्तु में है तो अनुपयोगी तो होगी नहीं। बाधक निरर्थक तो भी नहीं होगी कि जिसका कोई अर्थ ही ना हो तो उसमें डाला क्यों जाएगा भाई, क्यों पाठ्य पुस्तक में होगी, उसके विषय वस्तु में होगी ही नहीं। तो बचा क्या, बाधक या सहायक, तो बाधक तो होगी ही नहीं, क्या होगी, सहायक होगी। और दूसरा देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, कंप्यूटर है, समाचार पत्र है, बाल साहित्य है, टेलीविजन है, क्या है बताइए। प्राथमिक स्तर की बात करें, देखिए सारी चीजें भाषा सीखने में ही है, भाषा सीखने के लिए यह चारों ऑप्शन सही है। कंप्यूटर भी भाषा सीखने के लिए संचार साधन है, सही है। बाल साहित्य भी है, समाचार पत्र से भी भाषा सीखी जा सकती है, टेलीविजन से भी सीखी जा सकती है, ये सब भाषा के विकास में है। लेकिन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, 1 to 5th क्लास के बच्चे की बात कर रहा है, स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा है, यानी बाल साहित्य, यानी क्या बात होगी, बाल साहित्य, जो ऐसा साहित्य जो अब हम कह रहे हैं 1 से 5 तक के बच्चों को सूरदास तुलसीदास की कविताओं के या सूरदास की बातें समझाई जाए तो वो कहां तक, किस हद तक सही होगी, वो चीजें कम समझ में आएंगी। और बाल साहित्य से चीजें समझ में आए तो वो चीजें उनको क्या है, जल्दी समझ में आएंगी, इसलिए कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा, बाल साहित्य। आगे देखते हैं, अब दृश्य सामग्री में क्या क्या होता है, आइए देख लेते हैं क्या होता है। दृश्य सामग्री में श्यामपट है, बिल्कुल है, चार्ट है, पाठ्य पुस्तक है, मानचित्र है, ठीक है, ये सब क्या है, दृश्य सामग्री है, विजुअल एड्स है। श्रव्य सामग्री में क्या है, हेयरिंग एड में क्या है, रेडियो है, एम्पलीफायर है, टेप रिकॉर्डर है, माइक्रोफोन, ये सब किसमें सामग्री में आएंगे, श्रव्य सामग्री में। टीचिंग मटेरियल है, टीचर लर्निंग मटेरियल्स हैं ये। दृश्य श्रव्य में क्या आएगा, फिल्म प्रोजेक्टर है, टेलीविजन है, चलचित्र है, ये सब दोनों में आएंगे, ऑडियो और विजुअल दोनों में आएंगे, ठीक है। क्रिया संबंधी सामग्री क्या है, जैसे किसी ऐतिहासिक संग्रहालय उद्घाटन का भ्रमण, मतलब फील्ड बेस्ड है ना, जहां पे हम बच्चे को क्या करेंगे, ऐतिहासिक जगहों पे ले जाएं, संग्रहालय में ले जाएं, उद्यान का भ्रमण कराएं, यह क्रिया सहायक सामग्री है। यह भी क्या है, टीचर जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं, ठीक है, समझ गए बात को आपको। चलिए आगे देखते हैं। और मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण की बात कर रहा है, ठीक है, कि मूल्यांकन एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे शिक्षक छात्र के ज्ञान को सीखने की प्रक्रिया का क्या करता है, आकलन करता है। जहां पर कि बच्चा क्या सीख रहा है, क्या सीखा, अधिगम के दौरान बच्चे ने क्या सीखा, इसका आकलन करता है कौन, शिक्षक। यही क्या कहलाती है, मूल्यांकन। यानी मूल्यांकन ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक क्या करता है, छात्र के ज्ञान व सीखने की प्रक्रिया का क्या करेगा, आकलन करेगा, किसका, ज्ञान व क्या है, उसके सीखने की प्रक्रिया में, ताकि उसका क्या किया जाए, उपचारात्मक शिक्षण किया जाए कि उसने क्या कमियां हैं, कहां पे वो चूक कर रहा है, कहां पे उसकी गलतियां हैं, उन कमियों को दूर किया जाए, यानी उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है मूल्यांकन के उपरांत। आइए देखते हैं आकलन का क्या उद्देश्य होता है, समझिए आप लोग। जो बच्चा बीएड किया होगा या बीटीसी किया होगा उसके फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में ये है, तो उसके लिए ये चीजें और आसान हो जाएंगी। फिर भी आइए देखते हैं आकलन क्या होता है, आकलन का क्या उद्देश्य होता है। जो शिक्षक ने छात्र को सिखाया वह छात्र के द्वारा कितना सीखा गया, यही आकलन। कि मतलब एक अध्यापक जो हमारे द्वारा आपको सिखाया जा रहा है उसमें आपने कितना सीखा, यही क्या है, आकलन। यही क्या है, आकलन। दूसरा क्या कह रहा है, छात्रों की क्या अच्छा आकलन क्यों किया जाएगा भाई, क्यों किया जाएगा, आपकी जो समस्या है उसको हम क्या करें, दूर करें, जो आपकी वीक पॉइंट है, आपका जो कमजोर पहलू है उसको हम क्या करें, मजबूत करें, ठीक है। छात्रों की योग्यता, रुचि, कुशलताओं को पहचान कर उनके अनुसार शिक्षण विधि को तैयार करना, बिल्कुल सही। कि जो शिक्षण हम जब करेंगे या शिक्षण की जो प्रक्रिया अपनाई जाए उसमें बच्चों की योग्यता का ध्यान रखा जाए, क्लास रुचिकर हो, और इससे ही क्या किया जाए, ऐसी ही शिक्षण विधि अपनाई जाए या ऐसी शिक्षण विधि का निर्माण किया जाए।
नेक्स्ट देखिए मूल्यांकन। मूल्यांकन के दो आयाम, पहला आकलन, दूसरा मापन। आकलन के बारे में हमने क्या उद्देश्य थे वो जान लिया। आकलन में हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है। ध्यान से समझिए, अगर आकलन हो रहा है, मूल्यांकन के ही दो पार्ट हैं, आकलन, यदि आकलन हो रहा है तो यह हम देखेंगे कि बच्चा कैसे सीख रहा है, और मापन होगा तो बच्चे ने कितने प्रतिशत सीखा। समझिए, यहां से प्रश्न हर बार आते हैं। दो तरीके का मूल्यांकन होगा, ध्यान से समझिए, पहला आकलन, दूसरा मापन। आकलन होगा तो हम यह देखेंगे कि आप कैसे सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, इस पे प्रभावित है, इस पे बेस्ड है कि आपके सीखने पे कि आप कैसे सीख रहे हैं। और यदि हम मापन करेंगे तो क्या करेंगे कि कितने प्रतिशत आपने सीखा। और आकलन व मापन दोनों क्या है, मूल्यांकन का हिस्सा है, जो हमने आपको बता दिया। समझ जाइए फिर से, मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन मैंने बताया आपको। आकलन, मापन क्या है, आकलन मतलब आपके द्वारा कैसे सीखा जा रहा है, या आकलन। अब मापन क्या है कि आपने उस चीज को कितने प्रतिशत तक सीखा या कितना सीखा, यह मापन, और दोनों मूल्यांकन का हिस्सा। आइए आगे देखते हैं। अब यह उपचारात्मक परीक्षण हम लोगों ने बात। अब निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं कि क्या होता है निदानात्मक परीक्षण। आइए, निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, आइए देखते हैं। अब आप देखेंगे, जब शिक्षक के द्वारा जब किसी विषय में कार्य, देखिए शिक्षक छात्रों को किसी विषय में कार्य करने को देता है और उसमें छात्र असफल या कठिनाई अनुभव करता है, तो छात्र की असफलता व कठिनाई के पीछे का कारण जानना ही क्या है, निदान। समझिए, हमारे द्वारा कोई कार्य आपको दिया जा रहा है, आप उस कार्य को करने में असफल हैं, या उस कार्यों के संपादन में आपको कठिनाई आ रही है। जैसे हमने कोई प्रश्न दे दिया आपको, किसी बच्चे को कक्षा में, या आपको ही, अपने को ही रख लीजिए, हमने कोई प्रश्न पूछा और आप प्रश्न के उत्तर देने में असफल हो जाते हैं या कठिनाई महसूस कर रहे हैं, तो उसी को जानना कि आप वो कठिनाई क्यों आ रही है, आप असफल क्यों हो रहे हैं, यही क्या कहलाता है, निदान कहलाता है। उसके कारण को ही, उसकी असफलता और कठिनाई के पीछे के कारण का जानना ही क्या कहलाएगा, निदानांत कहलाएगा, निदान कहलाएगा। और ऐसा परीक्षण क्या कहलाएगा, निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, यह कैसे होती है, जब शिक्षक बच्चों की कमियों को दूर करके दोबारा से शिक्षण करवाता है, तो वह कौन सा शिक्षण कहलाएगा, उपचारात्मक शिक्षण कहलाएगा, रेमेडियल टीचिंग कहलाएगी। क्यों रेमेडियल टीचिंग कहलाएगी, कि मतलब हमको पता चल गया कि आप कमी कहां कर रहे हो। ठीक है, जैसे आपको मैंने कोई प्रश्न दिया, सवाल दिया गणित का, आपने सवाल लगाया और आपने बार बार आप गुणा गलत कर दे रहे हैं, गुणा आपने गलत किया, तो उस प्रक्रिया को हमने समझाया और दोबारा आपको दिया, यानी आपकी कमियों को परखने के बाद दोबारा से उसका करवाना, यह क्या कहलाएगा, टीचिंग, रिमेडियल टीचिंग कहलाएगी, उपचारात्मक शिक्षण कहलाएगा। आइए अब जानते हैं। और हाँ, एक चीज और जानिएगा कि हमेशा उपचारात्मक शिक्षण कब होगा, निदानात्मक परीक्षण के बाद, डायग्नोसिस टेस्ट के बाद ही क्या होगा, आपका रेमेडियल टीचिंग की जाती है। क्योंकि मैंने क्या कहा, निदान क्या है कि कोई कार्य के पीछे असफलता और कठिनाइयों को जानना, उसके बाद ही, तो जैसे आपको फीवर आ रहा है, चलो ठीक, डॉक्टर अब क्या करेगा, आपको डायग्नोसिस करेगा, आपकी डायग्नोसिस करता है कि नहीं करता है, परीक्षण करता है ना, कुछ टेस्ट दे देगा आपके, कुछ ब्लड टेस्ट दे देंगे, कुछ और भी टेस्ट दे देंगे। इसके बाद उन टेस्टों के आधार पे आपका क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। तो डायग्नोसिस के बाद क्या होगा, उपचार होगा, यानी डायग्नोसिस, इसके बाद फिर उपचार। तो निदान के बाद ही क्या किया जाता है, उपचारात्मक शिक्षण की
प्रयोग किया जाता है, समझ लीजिए। अब देख लीजिए उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, बहुत ही आसान है। इस परीक्षा का प्रमुख उद्देश्य यह अनुमान लगाना होता है कि शिक्षण कार्यक्रम से शिक्षार्थी ने क्या सीखा। यह हमारी परीक्षा है, समझिए। उपलब्धि परीक्षण क्या बताएगा कि जो शिक्षण कार्य किया गया है उसमें वो कहां तक सफल है, जो शिक्षण कार्यक्रम चलाया गया है उसमें शिक्षार्थी ने क्या सीखा है, यही क्या है, उपलब्धि परीक्षण है। भाषा कौशलों को कहां तक सीख पाया है और आप देखेंगे उनके आधार पर भाषा का प्रयोग किस हद तक उपयोग ढंग से कर पा रहा है, यह क्या बताएगा, उपलब्धि परीक्षण बताएगा। इस परीक्षा का प्रमुख उद्देश्य अनुमान लगाना होता है क्या, कि जो शिक्षण कार्यक्रम हुआ उसमें शिक्षार्थी ने क्या सीखा। जो शिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा था उसमें शिक्षार्थी के द्वारा क्या सीखा गया, और भाषा कौशलों तक, जो भाषा के कौशल हैं उसमें वो कहां तक सीख पाया और उसके आधार पर वो क्या उसका प्रयोग कर पा रहा है, उपयुक्त ढंग से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। और दक्षता परीक्षा क्या होती है, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। दक्षता मतलब होता है कि यह जाना जाता है कि शिक्षार्थी शिक्षण विषय को कहां तक समझ पाया है और भाषा कौशलों में वह उसकी दक्षता या प्रवीणता कितना है, मतलब कि वह उस विषय में जो भाषा कौशल है उसमें वो कितना प्रवीण है, कितना दक्ष हो पाया। यह क्या कहलाती है, उसकी दक्षता परीक्षा। कि कोई बच्चा उस विषय वस्तु में यानी भाषा कौशल में कितना प्रवीण हो गया है, यही क्या कहलाएगी, उसकी दक्षता परीक्षा कहलाती है। समझ गए आप बात। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब अभिरुचि परीक्षा क्या होती है, एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, यह भी जाना जाता है कि भाषा सीखने के लिए उपयुक्त अभिरुचि रखता है अथवा नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से भी देखिए प्रश्न बनते हैं, क्या कह रहा है, इससे यह पता चलता है कि बच्चा जो है किसी विषय की अभिरुचि की बात करिए, भाषा कौशल की ही मत रखिए यहाँ पे, लेकिन भाषा सीखने की बात हो रही है इसलिए भाषा सीखने की ही बात कर रहे हैं कि भाषा सीखने के लिए उपयुक्त अभिरुचि रखता है अथवा नहीं। यह भी अनुमान लगाया जाता है कि शिक्षार्थी अपेक्षित शिक्षण में सफल हो पाएगा या नहीं। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि शिक्षार्थी को लक्ष्य विषय का पूर्व ज्ञान हो, किंतु दक्षता परीक्षा के लिए लक्ष्य विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। बिल्कुल है, बिल्कुल भी है, यह बिल्कुल सत्य है, समझ लीजिए। अब प्रश्न देखिए कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का क्या उद्देश्य है। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर, प्रश्न समझिए कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या होता है, उसकी पठन क्षमता का आकलन करना, ठीक है, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, उसकी लेखन क्षमता का आकलन करना, उसकी बोलने की कुशलता का, कौन सा होगा, क्या कह रहा है, ध्यान समझिए कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन करने का उद्देश्य क्या है, तो क्या होगा, उसकी पठन क्षमता का आकलन करना, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हमने कहीं नहीं बताया। उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, हाँ ठीक है। उसकी लेखन क्षमता का आकलन करना, बिल्कुल भी नहीं। उसकी बोलने की नहीं, हमको क्या पढ़ना है कि उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना क्या कहलाएगा, बच्चे की भाषा का आकलन करना। भाई उसी से तो हम जान पाएंगे कि वो किस प्रकार का प्रयोग कर रहा है, उससे उसकी क्षमता को जान सकते हैं। मुख्य कौशल क्या होता है, प्राइमरी स्किल्स क्या होती है, दो है जिसके बारे में हमने आपको बताया है, फिर भी देख लीजिए उन दोनों को। देखिए क्या है मुख्य कौशल, सुनना और बोलना, जो प्राइमरी स्किल्स होता है। मुख्य तो यही है ना कि क्या, सुनना और बोलना, यह प्राइमरी स्किल्स हैं। पुनर्बलन क्या होता है, देख लीजिए वो कौन सी स्किल्स होती है। पुनर्बलन के अंतर्गत क्या आता है, बोलना और लिखना। देख लीजिए रीइंफोर्समेंट स्किल्स क्या होती है, पुनर्बलन क्या होती है, बोलना और लिखना, यह स्किल्स आती है भाषा कौशल की। बोलना व लिखना स्किल्स किसमें आती है, पुनर्बलन में, और मुख्य कौशल में सुनना और बोलना। अब देखिए बहुभाषिकता क्या होती है, मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, बहुभाषिकता क्या है। एनसीएफ जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो होता है बहुभाषिकता को संसाधन मानता है। बहुभाषिकता को क्या मानता है, संसाधन मानता है। क्या कहता है कि बहुभाषिकता का मतलब है
जो बहुभाषिकता का मतलब है कि एक ही कक्षा में कई भाषा बोलने वाले बच्चे होना। बिल्कुल सही है, जरूरी नहीं कि एक ही कक्षा में एक ही भाषा बोले। तो बहुभाषिकता का मतलब है कि एक ही कक्षा में कई भाषा बोलने वाले बच्चों का होना। और जो बहुभाषी कक्षा में बच्चे की मातृभाषा को क्या किया जाए, संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। बहुभाषी कक्षा में बच्चों की जो मातृभाषा होगी, यानी टारगेट लैंग्वेज नहीं, जो उसने अर्जिन किया है वो भाषा, एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज जो होगी, वही उसके क्या किया जाता है, संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस पे एक प्रश्न है, इसको देख लीजिए आप लोग, के बारे में आप लोग देखिए, उत्तर दीजिए। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है, फिल इन द ब्लैंक्स, हमारी व का अभिन्न अंग भी है। क्या है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी क्या है, देखिए देखते हैं सही होता है कि नहीं। सभ्यता है वह संस्कृति का अभिन्न अंग है, क्या यह सही होगा कि बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता भी है, वह साहित्य का अभिन्न अंग है कि नहीं है। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी और हमारी संस्कृति और साहित्य है कह रहा है, और यह कह रहा है कि क्या है, बहुभाषिकता हमारी संस्कृति है और चुनौतियों का अभिन्न अंग है। तो ये तो दोनों ऐसे संस्कृति नहीं है, संस्कृति नहीं है, सभ्यता है, सभ्यता है, बिल्कुल सही, सभ्यता है। साहित्य, साहित्य का अभिन्न अंग है, जरूरी नहीं। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा, सभ्यता है और संस्कृति, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, विभिन्नता, बहुत सारी विभिन्नताएं आपको देखने को मिलेंगी, तमाम विभिन्नताएं हैं, डाइवर्सिटी है। तो इसलिए क्या है, सभ्यता, हमारी सभ्यता में ही क्या है, क्या है, बहुभाषिकता है, और यह संस्कृति का क्या है, हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। ठीक है, यह बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी प्रश्न से। और अब हम नेक्स्ट क्लास में जब आपसे मिलेंगे तो इस पे चर्चाएं होंगी कि पाठ्य पुस्तक क्या है, त्रिभाषा सूत्र किसने दिया, क्या है कोठारी आयोग, और प्रमुख चीजों को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग पूरे मन से पढ़ाई करिए, और आपकी परीक्षाएं भी निकट हैं, सीटेट की 21 जनवरी को, जिसको ध्यान में रख के चलाया जा रहा है। ARO की भी तारीख तय हो गई है 11 तारीख को, 11 फरवरी को, तो उसके लिए भी कक्षाएं निरंतर जारी रखी जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।